हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 3 देखेंगे मौर्यन एम्पायर का और ये लास्ट पार्ट होगा। आज वॉइस थोड़ी सी ख़राब है, बेसिकली थोड़ा सा गला ख़राब है, तो यू हैव टू बियर अप फॉर दैट एंड आई अपोलोजाइज इन द स्टार्टिंग फॉर दिस। तो आवाज़ में आज थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। तो हमने मौर्यन एम्पायर में जो राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद में बिंदुसारा, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में यस बिंदुसारा एंड देन अशोका। तो ये तीनों राजाओं के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब बेसिकली हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था कि उन्हें कहते हैं कि उन्होंने पहला इंडियन एम्पायर को एस्टेब्लिश करा था। तो बेसिकली उन्होंने पूरे इंडिया को यूनाइट कर दिया था। देखिए, सबसे पहले हमने हरंकिया डायनेस्टी पढ़ी थी, तो कितनी छोटा सा एरिया इनके पास में, बेसिकली राजगीर वाला एरिया था हरंकिया डायनेस्टी के पास में। और जब हरंकिया डायनेस्टी का एंड होता है तो वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर देते हैं। तो दिस इज़ द एरिया ऑफ हरंकिया डायनेस्टी आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद में नंदा एम्पायर आता है, महापद्मानंदा और धनानंदा, वो इस टेरिटरी को फर्दर और एक्सटेंड करते हैं। इसके बाद में मौर्यन एम्पायर आता है। अब मौर्यन एम्पायर में देखिए कि इनके पास में एरिया कितना बड़ा हो जाता है ये। तो ये पहला इंडियन एम्पायर को एस्टेब्लिश करते हैं। और गिरनार गुजरात में आपको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन भी मिलता है। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन आपको बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ पे रूल किया था। ठीक है, तो ये जूनागढ़ जो इंस्क्रिप्शन था रुद्रदमन वन का, ये बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर रूल किया था, क्योंकि उनके जो गवर्नर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, पुष्यगुप्ता, उन्होंने यहाँ पर सुदर्शन लेक पर एक डैम कंस्ट्रक्ट करवाया था। तो यहाँ से हमें पता लगता है। तो ये एरिया हमने देख लिया। अब मौर्यन एम्पायर का एरिया कितना बढ़ जाता है, ये रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है। तो अब बात करते हैं हम जरा मौर्यन सोसाइटी की। तो मौर्यन सोसाइटी में जो विडोज़ थी, तो उनकी पोजीशन ऑनरेबल पोजीशन थी विडोज़ की। और जो मैगस्थनीज था, जो चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में था, उसने एक बुक लिखी थी इंडिका। तो उसने जो मौर्यन सोसाइटी थी उसे 7 क्लासेस में डिवाइड करा था मौर्यन सोसाइटी को। और बेसिकली जो 7 क्लासेस थी वो थी फार्मर्स, सोल्जर्स, आर्टिस्ट, फिलोसफर्स, स्पाइज, असेसर्स और हर्ट्समैन। ठीक है, तो ये वो क्लास थी, 7 कैटेगरीज थी जिसमें उसने मौर्यन सोसाइटी को डिवाइड करा था। इसके बाद उसने ये भी बताया था कि यहाँ पर कोई स्लेव्स नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली इसने सोसाइटी के बारे में बताया। इसके बाद में एक हमें कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलता है, शोगावरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। और इस इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है कि जो फूड ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स को हमें प्रिजर्व करना है, उन्हें संभाल के रखना है। और उन फूड ग्रेन्स को हमें फेमाइन में, यानी कि भूखमरी जब आती है उस समय पर उसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, मौर्यन सोसाइटी में डेथ और बर्थ रजिस्ट्रेशन भी हुआ करता था। और ये प्रक्रिया देखिए आज भी फॉलो होती है कि बर्थ में आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, डेथ होती है तो डेथ सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन, ये मौर्यन सोसाइटी का एक फीचर है जो आज भी कंटिन्यू हो रहा है। देखिए, एक पेनल्टी है, उस पेनल्टी का नाम है पनकोड़ा कसानी रोदे। ये एक पेनल्टी थी फॉर थ्रोइंग वेस्ट ऑन द रोड्स। अगर आप सड़कों के ऊपर कोई भी वेस्ट फेंकोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, और ये उस पेनल्टी का नाम था पनकोड़ा कसानी रोदे। अब मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। बेसिकली मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंसेस एंड लोकल गवर्नमेंट। और सोर्स क्या है, अर्थशास्त्र और इंडिका। इनसे हमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। तो पहले बात करते हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट की। किंग को असिस्ट करने के लिए एक मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती थी। उसमें होता था एक राजा यानी कि युवराज, ठीक है, सेनापति यानी कि वजीर, एक पुरोहित यानी कि पंडित,
और एक महामंत्री। तो राजा, वजीर या सिपाही, पंडित और एक महामंत्री। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती थी जो राजा को असिस्ट करती थी। इसके बाद में एक ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है समहर्ता। समहर्ता होता है रिवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित, ये रिवेन्यू या फिर टैक्स कलेक्ट करता है। ठीक है, तो ये रिवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित है समहर्ता। सन्निदाता जो है चीफ कस्टोडियन होता है स्टेट की ट्रेजरी का। सन्निदाता, चीफ कस्टोडियन ऑफ द स्टेट टेरिटरी, ट्रेजरी। ठीक है, इसके बाद में सीता अध्यक्ष, ये लैंड से कनेक्टेड है, तो ये लैंड रिवेन्यू को कलेक्ट करता है। और जो क्राउन का लैंड है सॉरी, जो क्राउन का लैंड है उसको मेंटेन करता है, और एग्रीकल्चर लैंड का ये हेड होता है, सीता अध्यक्ष। ये तीन ऑफिसर्स हमने देखे। समहर्ता जो है रिवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित है। सन्निदाता जो है वो चीफ कस्टोडियन है स्टेट की ट्रेजरी का। सीता अध्यक्ष जो है लैंड से संबंधित है, लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करेगा, क्राउन के लैंड को मेंटेन करेगा, और एग्रीकल्चर लैंड का हेड है सीता अध्यक्ष। उसके बाद में शुल्क अध्यक्ष है। शुल्क अध्यक्ष क्या करता है, ट्रेड का टैक्स, जो शुल्क लगाया जाता है वो ट्रेड पे लगाया जाता है, तो ट्रेड का टैक्स कलेक्ट करता है शुल्क अध्यक्ष। और पॉटव अध्यक्ष, ये होता है इंचार्ज वेट और मेजर्स का। इसके बाद में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। मौर्यन साम्राज्य में 4 प्रोविंसेस थे, तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरी और कलिंगा या फिर तोसाली। तो ये 4 हमें याद रखनी है, तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरी, कलिंगा या फिर तोसाली। तो इसमें जो बेसिकली ऑफिसर्स थे उनके बारे में हम देखते हैं। प्रदेशिकाज, ये जुडिशरी से संबंधित थे। राजुकाज, ये एडमिनिस्ट्रेटर थे या फिर सर्वेयर्स थे। और युक्तास, ये रिवेन्यू को कलेक्ट करते थे प्रोविंसेस में। तो अशोक का जो तीसरा पिलर था, तीसरा रॉक एडिक्ट, उसमें इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन करी गई थी, प्रदेशिकास, राजुकास और युक्तास की। तो प्रदेशिकास जो हैं वो जुडिशरी से संबंधित थे, राजुकास जो थे वो एडमिनिस्ट्रेटर थे या सर्वेयर्स थे, और युक्तास जो हैं वो रिवेन्यू को कलेक्ट करते थे। वो ऑफिसर जो रोड की कंस्ट्रक्शन से डील करता था वो था एग्रोनोमाई। इसके बाद में लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट में विलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, उनके जो हेड होते थे विलेज के, उसे बोलते थे हम ग्रामीणी, और जो सुपरवाइजर थे वो थे गोपा। तो ग्रामीणी एंड गोपा, दे आर कंसर्न विद द विलेज सिस्टम। नाउ अब देखते हैं कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द मौर्यस। मौर्य साम्राज्य कैसे डिक्लाइन हुआ। देखिए, सबसे पहला कारण था ब्राह्मणिकल रिएक्शंस। अब क्या हो रहा था, ब्राह्मण्स का रिएक्शन आया बहुत ज़्यादा, और इसके कॉजेज़ क्या थे ब्राह्मण रिएक्शन के। अशोक ने जो अपनी एडिक्ट्स या अपने इंस्क्रिप्शन उसके थे वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखवाए थे, ठीक है, संस्कृत में नहीं लिखवाए थे, जबकि संस्कृत जो है इंटेलेक्चुअल लोगों की लैंग्वेज थी, ब्राह्मण संस्कृत को प्रिफर करते थे। तो अशोक ने इसका उल्टा करा था, प्राकृत लैंग्वेज में उसने अपने एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे। तो इससे ब्राह्मण में एक गुस्सा, रोष पैदा हुआ। अशोक ने एनिमल्स की किलिंग को भी प्रोहिबिट कर दिया था, और एनिमल की किलिंग प्रोहिबिट करने से जो ब्राह्मण्स की इनकम है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई थी, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गई थी। इसकी वजह से भी ब्राह्मण्स में बहुत ज़्यादा रोष आया। अशोक ने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा था, और वो था दंड समता। दंड का मतलब क्या होता है, पनिशमेंट। समता का मतलब सेम, यानी कि सेम पनिशमेंट, यानी कि सेम सिविल एंड क्रिमिनल लॉ फॉर ऑल द वर्न्स। पहले क्या होता है, ब्राह्मण के पास में कुछ इम्यूनिटी हुआ करती थी, लेकिन अब अशोक ने क्या कर दिया है, दंड समता, यानी कि सेम पनिशमेंट, सेम लॉज, अब चारों वर्ण के लिए सेम लॉज होंगे। तो अब ये जो पॉलिसी अशोक लेके आ रहा है, इससे ऑब्वियसली ब्राह्मण जो है वो एंगर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तो ब्राह्मण का रिएक्शन आया था
ये एक कॉज रहा मौर्य साम्राज्य के डिक्लाइन का। इसके अलावा ब्राह्मण का रिएक्शन एक और कारण से आया। देखिए अब जो है बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म जो है चरम पे आ चुका था और ब्राह्मणाइजेशन वो डाउनफॉल हो रहा था उसका, तो ये भी एक कारण था ब्राह्मण रिएक्शन का। तो ये पहला कॉज हमने देखा ब्राह्मण का रिएक्शन, और ब्राह्मण का रिएक्शन किस किस वजह से आया ये हमने देखा। इसके बाद जो फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ गई थी साम्राज्य में। फाइनेंशियल क्राइसिस किस वजह से आई थी कि आर्मी और ब्यूरोक्रेसी जो थी, जो ऑफिसर्स थे इतने सारे मौर्यन साम्राज्य में, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होने लगा, तो इसकी वजह से रेवेन्यू घटने लगा स्टेट का। इसके अलावा फाइनेंशियल क्राइसिस एक और कारण की वजह से हुआ, अशोक ने बहुत ज़्यादा डोनेशन दी बुद्धिस्ट को, जिसकी वजह से फाइनेंशियली साम्राज्य अब वीक होने लगा और फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया। इसके अलावा तीसरा कॉज रहा कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था इंडिया का, उसे मौर्यन किंग्स ने नेग्लेक्ट किया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आपके नॉर्थ वेस्ट में आपको इन्वेजन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक और कारण है, जो अशोक के बाद में जो भी किंग आते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं। अशोका की पॉलिसी नॉन वायलेंस की, तो अब जो वो वॉर करते थे राजा, अब उन्होंने वो वॉर वगैरह छोड़ दी है, तो वो अब इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं, तो अब ये नॉन वायलेंस की तरफ चल दिए हैं। ये भी एक कारण रहा मौर्यन साम्राज्य के डिक्लाइन का। अमात्याज जो कि ऑफिसर्स होते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में, अशोक के बाद में, अशोक के टाइम के बाद में ये लोग बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज करना शुरू कर देते हैं, तो ये भी एक कारण रहा जिसकी वजह से मौर्यन साम्राज्य डिक्लाइन हुआ। तो मौर्यन एम्पायर में हमने जो राजा पढ़े, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, अशोक, बृहद्रथ मौर्य, तो ये सारे राजा हमने पढ़े। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे पोस्ट मौर्यन एम्पायर और स्टार्ट करेंगे संगा डायनेस्टी से। तो अगला राजा आएगा संगा डायनेस्टी में, दैट्स इट इज पुष्यमित्र संगा। और ये पुष्यमित्र संगा ये ब्राह्मण होता है और इसी ने लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ मौर्य को मारा था। तो इसी के साथ हम लेक्चर ये एंड करते हैं, और अब हमारा जो है मौर्यन एम्पायर ख़त्म हो चुका है। थैंक यू।